नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपने भी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 6 आपका ज्योग्राफी में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के ये नोट्स है। ठीक है, आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग स्टार्ट जो किए हुए हैं 5 चैप्टर कंप्लीट इसमें करवा चुके हैं। और पॉलिटी की बात करते हैं तो उसमें 7 टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं। एक सप्ताह में दोनों कंप्लीट हो जाएगा। डेली रात को हम लोग पॉलिटी को डिस्कशन करते हैं और डेली सुबह को एक वीडियो एक चैप्टर कंप्लीट आपका ज्योग्राफी का आता है। तो इसके साथ थ्योरी के साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी जितना भी है उसको भी डिस्कशन कर लेंगे ताकि हम लोग का पूरे चैप्टर पे पकड़ हो जाएगा। और आपको बता दें दरोगा के लिए VVI मोस्ट VVI अगर बोला जाए तो ये इनका फाउंडेशन वाला नोट्स है जिसमें कि बहुत अच्छा से सब कुछ को दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं, 15 से 20 मिनट में हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है और अच्छा से पकड़ हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल से जुड़ जाइए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे को हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का मिट्टी भूमिका देखते हैं इसका क्या कहा गया है। मृदा सेल मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है। मृदा के घटक खनिज कण ह्यूमस जल वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। मृदा का अध्ययन पेडोल करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है, कि मृदा को जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा के निर्माण प्रक्रिया को पेडोजेनिस कहते हैं, कहा जाता है। ये तो बहुत कम पूछा जाता है लेकिन ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मृदा परिच्छेदिका, यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मृदा को आंखों से देखें तो हमें मृदा की मुख्य 3 परतें दिखाई देती है जिन्हें सशस्तर कहा जाता है। अगर मृदा को अगर जैसे ये वाला गड्ढा है इसको हम लोग अगर ऐसे करके अंदर तक अगर जाते हैं तो 3 स्तर दिखाई देता है। कौन कौन सा स्तर है उसी के बारे में बताया गया। सशस्तर क, यह सबसे ऊपरी खंड है जहाँ पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ जैसे खनिज पदार्थ ह्यूमस पोषक तत्व जल का संयोग होता है। हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ऊपर वाला भाग में क्या क्या होता है, खनिज पदार्थ ह्यूमस पोषक तत्व और जल संयोजक, क्योंकि जल अगर ग्रहण करेगा तो ऊपर वाला भाग में ही रहेगा। ठीक है, चलिए। ह्यूमस मृत जैविक पदार्थों के सड़ने गलने के उपरांत जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है वह ह्यूमस कहलाता है। इसका रंग गाढ़ा भूरा या काला होता है। ये मृदा की उर्वरता को बनाए रखता है। आप देखे होंगे कि कहीं पे भी अगर पेड़ पौधा है, ठीक है, पेड़ पौधा है तो वो जब पत्ता वगैरह वो जब गिरने लगता है तो वो सर गल करके काला टाइप का या भूरा टाइप का हो जाता है, मिट्टी में सम्मिलित हो जाता है, उसे ही ह्यूमस कहा जाता है एक्चुअली। ठीक है, चलिए। सशस्तर क, यह खंड एक संक्रमण क्षेत्र होता है जिसे नीचे और ऊपर दोनों से प्राप्त होते हैं। इनमें खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। सशस्तर ग, इसमें खनिज वगैरह स्पष्ट नजर आता है। ग देखते हैं। हम परत्व मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती है। ये ऊपर वाला जो भी था क और ख था वो इसी से बनती है, ग से बनती है। मतलब अंदर वाला भाग जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक वो दोनों नहीं बन पाएगा। अंदर वाला मिट्टी का अच्छा होना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, जहाँ तक किसी भी पौधे का फैलाव होता है। इन तीनों स्तरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है। इस तीनों के नीचे क्या होता है, चट्टान होता है। अब हम लोग इस फिगर के द्वारा देखते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर वाला को हम क्या बोले थे, ह्यूमस बोले थे। ह्यूमस के लिए इसको बोले थे, काला वाला जो दिख रहा है जो पत्ता सरगल गया था उसको बोला जाता है। ये वाला भाग जो है ये वाला यहाँ से यहाँ तक क सशस्तर या स्थिति मुद्रा। ठीक है, इसके नीचे जड़ जो जाएगा सशस्तर या ख भी बोले थे हम लोग, तो यहाँ तक ये वाला सब का क्या होता है, मेन पॉइंट होता है सशस्तर स्थिति या अपच्छेद सेल। ठीक है, चलिए आगे और हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं आधारशिला। आधारशिला सबका मुख्य आधार होता है।
क्योंकि जो यहाँ पर दिया गया आधारशिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा का वर्गीकरण। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उत्पत्ति, रंग, संयोजन, उपस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टी को 8 प्रकारों में बांटा गया। इसके अनुसार इनमें 4 प्रकार की मिट्टी भारत की बृहद मिट्टी में पाई जाती है। यह निम्न है: जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लैंगराइट मिट्टी। देखिए, भारत सरकार कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अनुसार मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिनमें प्रमुख 4 मिट्टियां हैं। 8 भागों, 8 के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें 4 प्रमुख होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो 40% भाग में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी जो होती है 18% पर, काली मिट्टी होती है 15% पे, और लैंगराइट मिट्टी 4% पे। हम लोग सभी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जलोढ़ किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं। तो सबसे अधिक वीवीआई पॉइंट ये हो गया कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। उसके बाद लाल पीली मिट्टी। चलिए, इसके अलावा 4 अन्य प्रकार की मिट्टियाँ हैं: शुष्क मृदाएं, लवण मृदाएं, पीठमय मृदाएं, वन मृदाएं, ठीक है। ये शेष क्षेत्र पर लघु मृदाएं समूह वाली मिट्टियाँ हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये भारत की मैप है जैसे, ठीक है, मिट्टी का प्रमुख प्रकार। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर वन मृदा कहाँ पे पाया जाता है, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र या पहाड़ी से अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद जलोढ़ मृदा, ये वाला जलोढ़ जो दिख रहा है, ये यहाँ से गंगा नदी बहती है, ठीक है, यहाँ भी नदी वगैरह बहती है। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से पंजाब वाला क्षेत्र, बिहार, यूपी, इस समय पाई जाती है जलोढ़ मृदा। लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे देखिए लाल और पीली, तो ये पाई जाती है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस वाला क्षेत्र में क्या पाई जाती है, लाल या पीली मृदा है, ठीक है, लाल या पीली मृदा है। चलिए, काली मृदा कहाँ पाई जाती है, देखिए काली मृदा, तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस सब क्षेत्र में देखिए काली मृदा पाई जाती है। लैंगराइट मृदाएं कहाँ पाई जाती है, लैंगराइट वाला देखिए, ये वाला क्षेत्र में पाई जाती है लैंगराइट, ठीक है। देखिए शुष्क मृदा, शुष्क कहाँ पाई जाती है, तो ये राजस्थान वाला क्षेत्र में, नेपाल वाला क्षेत्र में शुष्क मृदा है, ठीक है। तो ये मैप द्वारा समझ सकते हैं। अब हम लोग डिटेल्स में एक एक को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, जलोढ़ मिट्टी, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसे कॉप और कक्षारी माफी चाहेंगे मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में पाई जाती है तथा सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह मृदा 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। देखिए, आपको एक बात बताते हैं, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बिहार का मैप है, ये बिहार का मैप है, यहाँ से गंगा नदी बहती है, यहाँ से गंगा नदी बहती है, एग्जाम्पल दैट, ठीक है। ये गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी बह रही है। अगर बारिश का जब मौसम आया, सावन भादो, उसमें क्या हुआ कि यहाँ तक ये फैलाव था इसका पानी का, लेकिन ये पानी फैल करके अब कहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई, यहाँ तक आ गई, ठीक है। इधर भी यहाँ तक चली गई, इससे आगे नहीं बढ़ी, यहाँ तक चली गई। तो यहाँ तक जब चली गई तो क्या हुआ कि फिर मौसम जब ठीक हुआ, बारिश का मौसम ख़त्म हुआ, तो ये वाला भाग जो फिर से कहाँ चला गया, आपका गंगा में मिल गया, पानी सब चला गया गंगा में। गंगा में पानी जब चला गया तो ये वाला जो क्षेत्र जहाँ तक पानी आया था, वहाँ पे कुछ मिट्टी छोड़ कर गया। जो ये नया वाला मिट्टी होगा, ठीक है, नया वाला, जो ये नया वाला मिट्टी रहेगा उसे क्या कहेंगे, खादर मिट्टी कहेंगे। जो नया वाला मिट्टी रहेगा उसे क्या कहते हैं, खादर। और ये पुराना वाला क्षेत्र जहाँ तक पानी नहीं पहुँचा था, जहाँ तक पानी क्या हुआ था, जहाँ तक पानी नहीं पहुँचा था, ये वाला क्षेत्र जहाँ तक पानी नहीं पहुँचा था उसे क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। याद रखिएगा, जहाँ तक पानी पहुँच गया उसको पानी फिर चला गया, उस मिट्टी को क्या कहेंगे, खादर। जहाँ तक पानी नहीं पहुँचा उसे क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। यह मुख्य रूप से सतलज, यमुना, मैदानी पंजाब, हरियाणा, ऊपरी गंगा के मैदान में पाई जाती है। गंगा के ऊपरी मैदान में, समझ रहे हैं बात को, जैसे गंगा नदी हो गई और गंगा के ऊपरी भाग में, ठीक है। और देखते हैं खादर नवीन जल मृदा को खादर कहते हैं। ये मिट्टी का निर्माण प्रत्येक वर्ष आने वाले बाढ़ गाद के निक्षेप से होता है। यह मृदा मुख्य रूप से उत्तरी भारत की मैदानी क्षेत्र में मिलता है। भारत में जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उत्तर भारत के मैदानी भाग में तथा भारत के तटीय मैदान में देखने को मिलता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों के कारण दक्षिण भारत में जलोढ़ मृदा की उपस्थिति तटीय भाग में देखने को मिलती है। क्या बोला गया है,
यहाँ पे पॉइंट बोला गया है कि देखिए, जैसे देखिए ये जैसे गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान है, इसमें बोला गया है मेन रूप से उत्तरी भाग में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है गंगा में, तो उत्तरी भाग में देखने को मिलता है। और प्रायद्वीपीय भारत में भी देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय नदी जहाँ जहाँ से बहती है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, वहाँ पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पोटास पाई जाती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद चूने की प्रधानता होती है, जबकि इस मृदा में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पहला पॉइंट ये है। इसमें मतलब कौन सी पदार्थ की सबसे अधिक बहुलता होती है, तो पोटास सबसे अधिक होती है। उसके बाद चूना होता है, ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस इसमें कमी होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इस मृदा का गहन कृषि के लिए की जाती है, गेहूं, गन्ना, जौ, धान, मक्का, जूट इसकी प्रमुख फसल है। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पे नदी बहती है, यमुना वगैरह। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र वाला क्षेत्र भी है वहाँ। चलिए काली मिट्टी को हम लोग देखते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी से हम लोग को क्या क्या पता चला? जलोढ़ मिट्टी से मेन रूप से जलोढ़ मिट्टी भारत के 40% भूमि पर पाया जाता है। ठीक है, 40% भूमि पर पाया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये पता चला कि जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम की सबसे अधिक प्रधानता होती है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट याद रखिएगा, आपको मतलब कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी। अवसादी चट्टानों का अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है, इसे रेंगून मिट्टी भी कहा जाता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? अवसादी चट्टानों से। जब देखिए लावा जब ऐसे करके बनती है, ठीक है, ऐसे करके लावा जब बनती है तो वो क्या होती है, पहले आग्नेय चट्टान द्वारा जो निर्मित होती है, फिर कायांतिम जब वो बदलती है और टूटा फूटा जो भाग ऊपर वाला होता है तो उसे ही क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को रेंगून मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, माफी चाहेंगे। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेंगूर मिट्टी भी। ये देखिए, रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। इस मिट्टी का रंग काला टेटेनिस फेरस मैग्नेनाइट के कारण होता है, याद रखिएगा। काला रंग क्यों होता है? टेटेनिस फेरस मैग्नेनाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। यह मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिस कारण काली कपासी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। काली मिट्टी से 3-4 पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह मिट्टी का निर्माण होता है कैसे? अपरदन से, अवसादी चट्टान का अपरदन से। इसे रेंगून मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? टेटेनिस फेरस मैग्नेनाइट के कारण होता है। ठीक है, कपास का उत्पादन इसमें सबसे ज़्यादा होता है, जिसे इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी को श्वेता जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। इसमें बिना सिंचाई के कृषि कार्य किए जा सकते हैं। इसे अदेब मात्रक मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी दक्कन के पठारी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दक्कन वाला भाग कौन सा हो गया? भारत का ये वाला भाग जो हो गया, ये दक्कन वाला भाग हो गया, मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वाला भाग। ठीक है, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, देख सकते हैं। पोटास, एल्युमिनियम ये सब अत्यधिक मात्रा में होता है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि की कमी रहती है। काली मिट्टी सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी में कपास के अलावा गन्ना, प्याज, फल इत्यादि उपजाया जाता है। इस मिट्टी के उत्तर प्रदेश में केरल के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में केरल के नाम से पुकारा जाता है, याद रखिएगा। इस मिट्टी को उत्तर प्रदेश में केरल के नाम से, करेल के नाम से ये VVI पॉइंट है। VVI पॉइंट इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि पूछा जा सकता है किस मिट्टी को करेल के नाम से जाना जाता है यूपी में, तो आपका काली मिट्टी को। तो काली मिट्टी से हम लोग 4-5 पॉइंट देखे हैं मेनली रूप से। काली मिट्टी में क्या क्या पॉइंट हो जाएगा आप याद रखिएगा। काली मिट्टी को रेंगून मिट्टी भी कहते हैं। देखिए आपको बता देते हैं, काली मिट्टी से 3-4 पॉइंट याद रखना है, कौन कौन सा? इसे रेंगून मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है,
काला इसका रंग किसके कारण होता है? टिटनस फेरस मैग्नाइट के कारण होता है काला रंग। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है? तो विस्तार सबसे ज़्यादा है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है। इसमें कपास की खेती होती है, कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, महत्वपूर्ण। ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है आपका? तो प्रायद्वीपीय वाला भाग में पाया जाता है। ठीक है। दक्कन के पठार में, दक्कन पठारी क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में इसे करेल के नाम से जाना जाता है, करेल के नाम से। ये 4-5 पॉइंट याद रखिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको यहाँ से। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीली मिट्टी के बारे में देखते हैं। लाल पीली मिट्टी, इसका रंग लोह ऑक्साइड, फेरिक या फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण लाल होता है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। यह मिट्टी दक्षिण भारत में राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है। आप याद रखिए, लाल मिट्टी का रंग क्यों होता है? इसका रंग जो फेरिक ऑक्साइड है, इसके कारण इसका रंग होता है लाल होता है। ठीक है। यह मिट्टी को, इसका अम्लीयता दूर करने के लिए क्या किया जाता है? चूना का प्रयोग किया जाता है। चूना डालने से या फिर क्षारीय में बदल जाती है। ठीक है। लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु। महीन कणों वाली लाल एवं पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती है, जबकि मोटे कणों वाले अनुवर होती है। ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में कॉफी, चाय, रबर, काजू इत्यादि उत्पादन की जाती है। ठीक है। अम्लीय मिट्टी, वैसा मिट्टी जिसमें चूना की कमी होती है अम्लीय मिट्टी कहलाती है। क्षारीय मिट्टी, वैसी मिट्टी जिसमें चूना की अधिकता होती है क्षारीय मिट्टी कहलाती है। एक पॉइंट याद रखिएगा, लाल मिट्टी सब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन सा यहाँ पे बन जाएगा। लाल मिट्टी से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब बनेगा। इसका रंग लाल क्यों होता है? लाल रंग क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण रंग इसका लाल होता है। ठीक है। इसकी अम्लीयता दूर, ये अम्लीय होता है, अम्लीयता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूना का यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इसका विस्तार कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो तमिलनाडु में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है, तमिलनाडु क्षेत्र में। ठीक है। और देखते हैं इसमें, अगर इसकी बात करते हैं तो मुख्य फसल कौन कौन सी है? कॉफ़ी, चाय, रबर, काजू, ये सब प्रमुख फसल है। अम्लीय मिट्टी किसे कहते हैं? वैसी मिट्टी जिसमें चूना की कमी होती है अम्लीय मिट्टी कहते हैं। क्षारीय मिट्टी, वैसी मिट्टी जिसमें चूना की अधिकता होती है क्षारीय मिट्टी कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगेराइट मिट्टी, वैसा क्षेत्र जहाँ तापमान वर्षा अधिक होता है उन क्षेत्र में लैंगेराइट मिट्टी पाई जाती है। मृदा में लोहे की ऑक्साइड और अल्मुनियम अधिक मात्रा में होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि की कमी होती है। याद रखिएगा, लैंगेराइट मिट्टी क्या होती है? वैसा क्षेत्र जहाँ तापमान और वर्षा अधिक होती है। ठीक है। तापमान भी अधिक है, वर्षा भी अधिक होती है, उसे लैंगेराइट मिट्टी कहते हैं। ठीक है। इसमें मृदा में लोहे ऑक्साइड में अल्मुनियम का अधिक मात्रा होती है। अल्मुनियम होगी क्योंकि लैंगेराइट में क्या होगी? जहाँ वर्षा होगी और वो भी ज़्यादा होगी तो अल्मुनियम वगैरह की अधिकता हो। लैंगेराइट मृदा सबसे अधिक केरल में पाई जाती है। कहाँ पे? केरल में। यह मृदा उपजाऊ नहीं है, इसे उपजाऊ बनाने के लिए भारी मात्रा में उर्वरक डालना पड़ता है। इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, रबर इत्यादि का उत्पादन किया जा सकता है। मकान बनाने के लिए लैंगेराइट मृदाओं का प्रयोग ईंटें बनाने में किया जाता है। देखिए, ये वाला तट जो हो गया केरल वाला, यहाँ पे मेन रूप से लैंगेराइट मृदा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है बताते हैं हम कारण। देखिए, यहाँ पे अरब सागर से क्या होता है? बारिश यहाँ से उठता है। ठीक है। बारिश उठता है, यहाँ पे टकराता है, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होता है केरल में। सबसे पहले केरल में ही बारिश होता है। यहाँ पे जब बारिश होता है बहुत अत्यधिक, तो क्या करता है? मिट्टी के सारे छोटा छोटा कण को वो क्या करता है कि गाद के द्वारा पानी में मतलब डाल देता है, मोटा मोटा कण बन जाता है, वही हो जाता है लैंगेराइट मृदाएं। ठीक है। इसमें कॉफ़ी, रबर इस सब का उत्पादन किया जाता है। चलिए, पर्वतीय मृदाएं, नाम से ही स्पष्ट है, पर्वत वाला क्षेत्र में जो मिट्टी पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पर्वतीय मृदाएं। पर्वत वाला क्षेत्र में जो पाया जाता है उसे मुख्य तौर पर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, जैसे हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र देख सकते हैं। यहाँ दक्षिण भारत में पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिण भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र में ये मृदाएं पर्वतीय ढालों में विकसित होती है, जिस कारण इसे अपोड मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोड मृदा। याद रखिएगा, अपोड मृदा। पर्वतीय मृदा अम्लीय प्रकृति के एवं कम ह्यूमस वाली होती है, जबकि निचली घाटियों की मृदाएं उर्वर होती है। इस मृदा में चाय, कॉफ़ी, फलों, मसाला इत्यादि उत्पादन किया जाता है। देखिए, पर्वतीय मृदा कहाँ पे होगा? नॉर्मली सी बात है, जहाँ पर पर्वत है, जैसे हिमालय का क्षेत्र हो गया, आपका
पूर्वीय भारत का क्षेत्र हो गया, मेघालय वगैरह जो भी चीज़ हो गया, या तटीय भारत हो गया, पश्चिमी या पूर्वी घाट, ठीक है, यहाँ पे मेन रूप से पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क अथवा मरुस्थलीय मिट्टी, यह मृदा भारत को मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्य पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिण पंजाब, उत्तर गुजरात। तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं को नमी और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। शुष्क मृदाएं सामान्यतः अनुवर्र, क्योंकि इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ की कम मात्रा पाए जाते हैं। इस मृदा में वैसे अनाज का उत्पादन होता है जिससे पानी की आवश्यकता की कमी होती है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लवणीय मृदाएं, लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, अतः यह अनुवर्ण होती है। इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। इसे कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रचार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी घाट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में होता है। अब देखिए याद रखिए एक पॉइंट, आपको हम बताए थे क्षारीय मृदा, मतलब लैंगराइट मृदाएं जो बताए थे वो अम्लीय था। लैंगराइट मृदाएं क्या था, अम्लीय, उसमें चूना मिला करके उसे क्या किया गया था, क्षारीय। लेकिन लवणीय मृदाएं जो है ये तो पहले से क्षारीय है, इसको अम्लीय बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, जिप्सम। तो लवणीय मृदाएं से 3-4 पॉइंट याद रखना है। क्या क्या पॉइंट याद रखना है? पॉइंट नंबर 1 है कि इसमें ये सोडियम, पोटेशियम, इसमें क्या क्या मात्रा अधिक होती है, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इसे कृषि योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें जिप्सम का चूना मिलाया जाता है, ठीक है। इस कौन कौन क्षेत्र में पाया जाता है, गुजरात, आपका पूर्वी घाट और डेल्टा वाला क्षेत्र। सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा, यहाँ पे पाया जाता है। मेन रूप से कहाँ पाया जाता है, ये वाला गुजरात वाला जो क्षेत्र है यहाँ सब पे पाया जाता है, या पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे पानी हमेशा थोड़ा लगा रहता है। चलिए, पीटमय मृदा, यह मृदा भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता युक्त के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वनस्पति वृद्धि अच्छी हो। इसमें ह्यूमस की प्राप्त मात्रा होती है। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, तमिलनाडु में पाई जाती है। ये पीटमय मृदा उसे कहते हैं जहाँ पे अत्यधिक बारिश होता हो, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम बंगाल में, तटीय वाला उत्तर उड़ीसा, तमिलनाडु, इस समय पाया जाता है। मृदा अपकर्षण, मृदा उर्वरता में कमी का होना मृदा अवकर्षण कहलाता है। इसमें मतलब उर्वरता की कमी होना। यह मुख्य रूप से पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि की कमी से होती है। हम लोग देखते हैं अपना अनाज जब काट लेते हैं, दूसरा अनाज मतलब कि उसमें डालते हैं, गेहूँ वगैरह या कुछ भी, तो उसमें देखते हैं उससे पहले क्या डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, पोटाश डालते हैं। किस लिए? क्योंकि हमारे मिट्टी में मजबूती आ सके। मिट्टी में मजबूती यदि आएगा तब हमारा खेत में क्या होगा कि मेन रूप से पौधा में विकास होगा। नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि एवं प्रोटीन के लिए आवश्यक है। फास्फोरस फल पकने, जड़ों की विकास के लिए आवश्यक है। पोटेशियम पानी का अवशोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता। चलिए, NPK के मतलब समझते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अलग अलग मात्रा में अनुपात में मिलाकर खाद बनाया जाता है। उदाहरण 16 से 20, 18। NPK उर्वरक में 16% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 18% पोटेशियम होता है। मोलिब्डेनम MO दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सोडियम स्टेमेटा को खोलने में सहायक। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य संयोजक होता है। मृदा अपरदन, मृदा के ऊपरी परतों का क्षरण या विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। यह 5 चरणों में क्रमशः होता है। बूंद अपरदन, परत्व अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन या धारा चैनल अपरदन। मतलब मृदा का छोटा छोटा बात देखिएगा एकदम से खत्म होते जाता है, उसे अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, वनों की कटाई, वायु अपरदन, हिमानी अपरदन आदि के कारण होते हैं। जैसे अत्यधिक पशुचारण कीजिएगा अत्यधिक, तो मृदा का क्या होगा, अपरदन होगा। झूम कृषि मतलब यहाँ एक खेती किए 2 साल, इसको छोड़ के फिर यहाँ किए, फिर यहाँ किए, मतलब इस सब में आप खाद डाल ले रहे हैं, सिर्फ खेती कर रहे हैं, ये सब झूम कृषि। वनों की कटाई इस सब से भी होता है। चलिए, मृदा अपरदन को वनारोपण कृषि, वानिकी, झूम कृषि पर रोक, अत्यधिक पशुचारण पर रोक इत्यादि के द्वारा रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन भी किया।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देखते हैं। भारत में उत्तरी मैदान को मृदा को समानता तलोचन से बनी है, तलोचन से। अम्लीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण काली मिट्टी निर्माण होती है। दक्षिणी ट्रेप की रेंगूर मिट्टियाँ काली होती है। लावा मिट्टियाँ मालवा पठार में पाई जाती है। आपको पता है मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली। चलिए अर्थ है, झारखंड में काली मिट्टी राजमहल की पहाड़ी में पाई जाती है। झारखंड वाला जो क्षेत्र है, मैंने उससे अगर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे झारखंड है, ये वाला क्षेत्र जो भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी, वहाँ पे पाई जाती है काली मिट्टी। कैप्स के अनुसार रेंगूर मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी है, परिपक्व मिट्टी है, मतलब बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। साथियों ये रहा आपका सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव का हम लोग देखते हैं, ठीक है। थ्योरी हम लोग देख चुके हैं, अब ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए पहला पॉइंट क्या क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? कितनी भूमि पर की जाती है? तो आपका बी हो जाएगा 48.83% पर। भूमि ह्रास रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? उपजाऊ भूमि के कल कारखानों न करने, जलमर्ग भूमि का उद्धार, पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेती बनाना। अगर बात करते हैं डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रवेदार और रूपांतरित चट्टानों को टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो 3 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लाल मिट्टी। किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड की मिलता है? तो किस मिट्टी में मिलता है? लैटेराइट मिट्टी में। भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? कैसे रोका जाएगा? 5 का क्या हो जाएगा? इनमें सभी। फसल चक्र अनिवार्य, पशुओं की चराई अनियंत्रण, वनों की अंधाधुंध कटाई, ये सभी। विश्व में कृषि कार्य करने के लिए जितनी भूमि उपलब्ध उसमें भारत का हिस्सा कितना % है? 6 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 11.9। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? कैसी मिट्टी पाई जाती है? 7 का सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। चलिए भारत के किस मिट्टी क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? 8 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारत के पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन मिट्टी कौन लाल क्षेत्र में है? तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका, छोटा नागपुर का पठार। कृषि कार्य के लिए भारत का कौन सा मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा हो जाएगा? 10 का सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। आगे इनमें कौन मिट्टी पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? कौन सा हो जाएगा? 11 का सी हो जाएगा, दोमट अर्थात मध्यम आकार की कणों वाली मिट्टी। इनमें कौन कारक से मृदा निर्माण में सहायक होता है? तो क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें सभी स्थानीय जलवायु, पर्वतीय चट्टानें, वनस्पति जीव। इनमें काली मिट्टी कौन से है? 13 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन मिट्टी मिलती है? तो 14 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। भारत में चारागाह के अंतर्गत 2008-9 में कितनी भूमि थी? तो 15 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, 3.38%। इनमें उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। तो 16 का क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण। चलिए 17 से हम लोग देखते हैं। भारत में पर्वत प्रतिशत क्या है? भारत का पर्वत प्रतिशत क्या है? तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा 30%। पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो 18 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अत्यधिक सिंचाई। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है? कहाँ पे की जाती है? तो सी हो जाएगा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में प्रभावित कारण है? तो 20 का हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित मृदा के घटक को देखते हैं। खनिज, ह्यूमस, जल, वायु। 21 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए मृदा की विभिन्न परतों संस्तों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पौधे में वृद्धि के लिए आवश्यक जैव पदार्थ का प्रमुख पदार्थ पोषक तत्व और जल संयोग सबसे ऊपरी स्तर में होता है। तो 22 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। मृदा की प्रक्रिया में नीचे परत सबसे पहले होती है। चलिए भारत में मृदा का सबसे व्यापक सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार क्या है? तो 23 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जलोढ़। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो 24 का क्या हो जाएगा साथियों? तो ये सभी सत्य हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। 24 का क्या हो जाएगा? सभी सत्य हो जाएगा। चलिए 25 देखते हैं। निम्न में से किस मृदा को रेंगून भी कहा जाता है? काली को कहा जाता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र, आपका मेन रूप से गुजरात। इसमें 26 की अगर बात करते हैं मेन रूप से तो बी हो जाएगा, 1, 2, 3 महाराष्ट्र और गुजरात। आंध्र प्रदेश, यहाँ पे पंजाब में नहीं पाया जाता है।
निम्न में से कौन सी विशेषताएं काली मिट्टी में संबंधित है? काली मिट्टी लंबे समय तक नमी बनाए रखते हैं, सही बात है, क्योंकि पानी ज़्यादा लेते हैं। काली मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की अधिकता होती है, तो 27 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, केवल एक, क्योंकि इसमें फास्फोरस की अधिकता नहीं होती है, पोटेशियम वगैरह की होती है। लाल मृदा का रंग लाल होने का कारण है क्या है? फेरस ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, फेरस ऑक्साइड हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा, लोहे के ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल मृदा के संबंध नीचे दिए गए कथनों पर विचार किया। लाल मृदा का विकास उन क्षेत्र में हुआ जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। लाल मृदा जल योजित होने वाली पीली भी दिखाई देती है। 29 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैंगराइट मृदा के संबंध में सत्य नहीं है। यह मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित हुआ। यह बहुत ही अपलांक्षित मिट्टियाँ हैं। यह मृदाएं प्रायद्वीपीय ऊंची क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ है। अगर 30 का देखते हैं तो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये वाला पेज थोड़ा सा दिक्कत है साथियों, हम लोग अगला कर लेते हैं। इसमें अगर दिक्कत है थोड़ा सा 7-8 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, उसमें दिक्कत है पीडीएफ में। चलिए हम लोग देखते हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ जल धारण क्षमता घटनाक्रम है। 45 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मृदिका, गाद, बालू। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 46 का क्या हो जाएगा? 46 का आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 3 मतलब क्या? काली मृदाएं लोहे एवं चूना समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। लैंगराइट मृदाएं लोहे और एल्युमिनियम के समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन पोटेशियम से हीन होती है, सही बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? 47 का क्या हो जाएगा? 47 का आपका हो जाएगा ए, मृतिका। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? 43 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नाइट्रोजन की कमी होती है उसमें। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की सबसे अधिक पाई जाती है मात्रा? 49 का सी हो जाएगा। 12 लोबिया में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किसमें संबंधित है? तो 50 का क्या हो जाएगा? 50 का हो जाएगा बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होती है? 51 का क्या हो जाएगा? 51 का आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में लैंगराइट मिट्टिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 52 का बी क्या हो जाएगा आपका? 52 का हो जाएगा सी। 1 और 4 मतलब ये साधारण लाल के रूप में होती है। ये मिट्टियाँ योपा काजू के लिए अच्छी फसल है। 1 और 4 दोनों सही हो जाएगा। चलिए मृदा के लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक और खनिज उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो 53 का क्या हो जाएगा? 53 का बी हो जाएगा। ये कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। चलिए मृदा संरक्षण में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। ठीक है, 54 का क्या हो जाएगा? 54 का हो जाएगा सी। 54 का हो जाएगा सी, मतलब 1, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के कुछ भागों पे यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी में इस रंग का प्रमुख बलुता किस कारण होती है? तो 55 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड के कारण ये होती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पे? तो कुछ ये उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा साथियों इसे। चलिए 57 देखते हैं हम लोग। कथन है कारक है। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश में शुद्ध रोपित क्षेत्र में उसे कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कम है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदाएं मखरला लेओराइट प्रकार की होती है। तो 57 का क्या हो जाएगा? 57 की बात हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए 58 देखते हैं। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, सही बात है। उसमें नाइट्रोजन और जैव मात्रा की प्रचुरता होती है। तो ये क्या सही है? 58 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। ये सही है परंतु आर गलत है। चलिए भारतीय मृदाएं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वो क्या है? 59 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जस्ता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छिद्र होती है।
तो 60 का क्या हो जाता है, डी हो जाता है। ठीक है, 60 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी ट्रेप की रेंगूर मिट्टियाँ काली मिट्टी होती है, सही बात है। उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 61 का क्या हो जाएगा आपका, देख लेते हैं ऑप्शन, ये सही है परंतु आर गलत है। मालवा मिट्टियाँ पाई जाती है, मालवा मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है, सी हो जाएगा, मालवा के पठार में। चलिए, मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टियाँ होती है। 63 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, काली मिट्टी। चलिए, इस मृदा को सिंचाई के कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है। 64 का क्या हो जाएगा, 64 का आपका बी हो जाएगा, काली मिट्टी। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, तो 65 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो कि नहीं है। काली मिट्टी स्थानीय भाषा में रेंगूर कहा जाता है। कोर्प्स के अनुसार रेंगूर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है। काली मिट्टी का अंतर नमी धारण करने की उच्च क्षमता है। काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। 66 का क्या हो जाएगा, डी गलत है, बाकी सब सही है। भारत में लैटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह साधारणतः लाल रंग के होते हैं, नाइट्रोजन पोटास की समृद्ध होती है। इनका राजस्थान यूपी में अच्छा विकास है। इस मिट्टी में टिफियोका काजू अच्छी उपज होती है। 67 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 4 दोनों। चलिए, निम्न में कौन सा कथन भारत की लैटेराइट मिट्टी के लिए सत्य है। 68 का क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा साथियों, देख लेते हैं। 68 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, केवल एक सत्य होगा। चलिए, 69 हम लोग देखते हैं। लैटेराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पे मिलती है लैटेराइट मिट्टी, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लैटेराइट मिट्टिया का प्रधानता है, क्या हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, ए मलाबार तटीय प्रदेश में। नेक्स्ट बढ़ता है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी पारूप लोहे अतिरिक्त होने का अनुवरण होता है। 71 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लैटेराइट। आगे बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। 72 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। गंगा का मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है। 73 का बी हो जाएगा, बांगर। नया वाला खादर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। 74 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बलुई दोमट। चलिए, दोमट्टी लोम मिट्टी, मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। तो 75 का क्या हो जाएगा, 75 का डी हो जाएगा, सभी प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 से 2 को मिलान करने वाला है। 76 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा साथियों, देख लेते हैं। यहाँ पर काली मिट्टी तो महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर, आप लोग मिला लीजिए। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी किसकी मात्रा अधिक होती है। 77 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, कैल्शियम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन की भरपूर कर देती है। कौन सी फसल कर देती है, आपको बता दें। दाल वाली जितनी भी फसल है, जैसे मटर हो गई, आपकी सरसों हो गई, मटर हो गई, आपकी मसूर हो गई, उस समय नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। उड़द, ठीक है, क्योंकि दाल होती है। चलिए, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के रंग के प्रमुख कारण क्या है, तो सी हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड की विषमता के कारण होती है। करेवास मृदा का जो जाफरान केसर के लिए स्थानीय है, उत्पादन के लिए उपयोग में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, ए कश्मीर के हिमालय वाला क्षेत्र में। पौधे में पौधे में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। किस मिट्टी में मिलता है, तो 82 का क्या हो जाएगा, ए चिकनी मिट्टी में। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 83 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 6 से 7। चलिए, तेजाबी मिट्टी में कृषि योग्य बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है साथियों, तो लाइम का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिट्टी के खारापन एवं क्षारीयता को समस्या का समाधान करने के लिए 85 का क्या हो जाएगा, 85 का बी हो जाएगा, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग मिट्टी के लवणता और क्षारीयता को समस्या को दूर करने के लिए होता है, जिप्सम का। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है, 87 का क्या हो जाएगा, 87 का सी हो जाएगा, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चाय बनाने की उपयोगिता होती है। किस में होती है, तो आपको बता दें, अम्लीय में होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। 89 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में। भारत निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है। 90 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चंबल घाटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
चंबल घाटी में लौह खंडों के निर्माण का कार्य निम्नलिखित में किस पारो का अपर्दन है? तो 91 का हो जाएगा डी, अवन नालिका। ठीक है साथियों, और देखते हैं 2-3 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अपर्दन की प्रक्रिया से सही क्रम को पहचानिए? 92 का ए हो जाएगा, अस्फल अपर्दन, परत, नील, ये सब हो जाएगा। चलिए, कौन सी तरीका मिट्टी की उर्वरकता को प्राप्त करने की नहीं है? फसल चक्र, मिश्रित खेती, बीज संशोधक, बहुफसली खेती। 93 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बीज संशोधक नहीं है। फसल चक्र आवश्यक है। 94 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मृदा की उर्वरा शक्ति वृद्धि हेतु। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। 95 का सी हो जाएगा, वनारोपण द्वारा। साथियों, ये रहा आपका 95 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में थ्योरी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अगर ख़राब लगे तो आप रीजन बताइए, हम सुधार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।